इस्लाम में बड़े बड़े ग्रेट सलार रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहे हैं, टीपू सुल्तान, और सबसे बढ़ के अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद। आज मैं लेकिन एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जिसने ना सिर्फ तन्हा मंगोलों का मुकाबला किया, तन्हा सलीबियों का। हुआ ये है कि खुलफाए राशिदीन के बाद बनु उमैया की हुकूमत आई, उनके बाद बनु अब्बास आए, और फिर बहुत बड़ा इलाका बनु अब्बास के पास था, कुछ इलाका सल्जूकियों के पास था, कुछ जो है बनु फातमीद के पास था। स्पेन में भी बनु उमैया की हुकूमत थी, यानी मुसलमानों में बहुत सारी सल्तनतें बन गई, जिनमें सल्जूकी सल्तनत बड़ी ताकतवर थी। लेकिन बाद में सल्जूकी सल्तनत के भी टुकड़े हो गए, और उसी ज़माने में हुई पहली सलीबी वॉर, जिसमें मुसलमान नाइफाकी की वजह से हार गए। लेकिन फिर अल्लाह ने अम्मादुद्दीन जंगी का ऐसा लीडर दिया जिसने दूसरी सलीबी वॉर में मुसलमानों को फतह याब कर दिया। अम्मादुद्दीन जंगी के बाद उन्हीं का बेटा नूरुद्दीन जंगी सलीबियों से लड़ता रहा, और बाद में मिशन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने संभाला। थर्ड गुरसेट्स के बाद भी गुरसेट्स का सिलसिला चलता रहा। चौथी, पाँचवीं, छठी सलीबी वॉर हुई, और जो मुसलमानों के लिए फैमिली जो सलीबियों का हमेशा मुकाबला करती थी वो इजिप्ट की अयूबी सल्तनत थी, जो मुसलसल इस तूफ़ान के सामने एक मजबूत दीवार बन गई, और इस तूफ़ान को 200 साल तक उसने रोके रखा। लेकिन मशरक़ में जो एक तूफ़ान आया उसकी तवक्को शायद किसी को नहीं थी। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी ताकतवर सल्तनत थी जिसका नाम था ख्वाज़म शाह सल्तनत। ये सल्तनत बड़ी पावरफुल थी, और मौजूदा दौर के 10 मुसलमान मुल्कों पर उसकी हुकूमत थी। इनके बादशाह का नाम था अलाउद्दीन ख़ासम। लेकिन ये बहुत ही मुख्तलिफ बादशाह था, जैसे आजकल मुसलमानों के हुक्मरान होते हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के बिल्कुल बरक्स। देखें, मौजूदा इराक़, ईरान, ये अज़रबैजान, मौजूदा पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ग़ाज़किस्तान, गर्ज इतनी बड़ी 10 मुल्कों का बादशाह था, और ये बड़ा मगरूर था। कहता था सलाउद्दीन अय्यूबी तो सिर्फ एक इजिप्ट का बादशाह था, उसने जब अकेले 50 यूरोपियन मुल्कों को शिकस्त दे दी तो मैं तो 10 मुल्कों का बादशाह, मेरा तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। लेकिन ख्वाज़म शाह के जहन में एक बात नहीं थी कि दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत है, और दुनिया की पहली एक नई बड़ी सल्तनत आ गई थी, जो सराय गोभी से उठने वाले एक ख़तरनाक तूफ़ान का नाम था जंगीज़ खान की मंगोल सल्तनत। जी हाँ, ये मौजूदा मंगोलिया, चाइना, तिब्बत, म्यांमार, थाईलैंड, जापान, कोरिया, और ये जो इतना बड़ा रशिया दिख रहा है, ये सब का सब, यहाँ से लेके यूक्रेन, पोलैंड तक, ये सल्तनत बन गई थी जंगीज़ खान की मंगोल सल्तनत। लेकिन जंगीज़ खान ने इतनी बड़ी दुनिया फतह कर ली थी, अब सारी सल्तनतें उसके आगे छोटी थी, यानी जो दुनिया की दूसरी बड़ी सल्तनत थी ख्वाज़म शाह, वो भी उसके आगे कुछ नहीं थी। अब तो वो अमन चाहता था, इसलिए उसने दोस्ती करनी चाहिए, और ख्वाज़म शाह को बहुत सारे तोहफे तहफ़े बेच के उससे तिजारत करनी चाहिए। लेकिन ख्वाज़म शाह ने लालच किया और उसके काफ़िले के लोगों को मार दिया, जिसके बाद जंगीज़ खान अजाब बन करके मुसलमानों पर नाजिल हुआ और पूरी ख्वाज़म शाह सल्तनत निस्तो नाबूद कर दी। फिर मौजूदा ईरान का इलाका, इराक़ का, सीरिया, तुर्की, जॉर्डन, लबनान, सब ये मंगोलों के आगे फना होते चले गए, और अब सिर्फ इजिप्ट की अयूबिया सल्तनत मुसलमानों के पास रह गई थी। ये अयूबिया सल्तनत में मलिक अल सालेह, जो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के भाई मलिक अल आदिल के पोते थे, वो इस वक्त मुसलमानों के बादशाह थे, और बड़ी बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे सलीबियों का। लेकिन तशवीश की बात ये थी कि सलीबियों का तो मुकाबला कर रहे थे, अभी एक मंगोलों वाला नया ख़तरा आ चुका था। उन्हें पता चला कि मंगोलों के साथ एक और नस्ल होती है जिसे तातारी कहते हैं। हज़ारों तातारियों को मंगोलों ने मार के उनके बच्चों को ग़ुलामों की मंडी में बेच दिया है। मलिक अल साले को ग़ुलाम ख़रीदने का बड़ा शौक़ था। वो एक ऐसी ही मंडी में गए, उन्होंने देखा तो एक यंग सा लड़का है, और जो बड़ा जीनियस लग रहा था, उनको लग रहा था कि कुछ ऐसी बात है उसमें जो शायद किसी में ना हो, और वो आगे बढ़ के आता है और मलिक अल साले को कहता है कि जनाब, आप एक एक करके ग़ुलाम ख़रीदेंगे आपको महंगे पड़ेंगे, आप एक साथ अगर 200-300 ग़ुलाम ख़रीद लेंगे तो ये आपको बड़े सस्ते पड़ेंगे। मलिक अल साले ने कहा, भाई बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मलिक अल साले को ये भी था कि भाई कहीं ये मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा।
लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं यार, ये बेवकूफ़ नहीं बना रहा, बाकी सही मशवरा दे रहे हैं। मलिक अल साले ने बहुत सारे गुलाम ख़रीद लिए, जिनमें वो बच्चा भी था। उस बच्चे ने कहा कि मैंने जानबूझ के कहा था, शायद आप एक एक करके ख़रीदते तो मुझे नहीं ख़रीदते, क्योंकि मेरी एक आँख की बिनाई नहीं है। इन मंगोलों ने बचपन में मेरी एक आँख ज़ाया कर दी थी। अब मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, इन मंगोलों का खात्मा करना। और मैं तभी कर सकता था जब मुझे आप अपने यहाँ सब पास ख़रीद लेते। और अब आपने चूँकि मुझे ख़रीद लिया, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं मंगोलों का मुकाबला कर लूँगा। मलिक अल साले ने समझा कि भाई बच्चा खुश हो रहा है, बोलने दो। उसे नहीं पता था वो बच्चा बड़े होकर क्या बनने वाला है। मलिक अल साले ने उसको अपने साथ ले लिया, लेकिन वो बच्चा तो बड़ा ज़हीन था। अब जब भी मलिक अल साले या मलका शजरतुल दौला के ख़िलाफ़ सलीबी कोई साजिश करवाते, वो बच्चा उस साजिश को नाकाम बना देता। उस ज़माने में एक फ़िदाइन होते थे, और इनका ग्रुप हसन बिन सबा का एक ग्रुप था, और ये करामती होते थे। ये करामतियों को सलीबियों ने हायर किया मुसलमानों को मारने के लिए, और ख़ास तौर पर बड़े बड़े किंग्स को। अमादुद्दीन जंगी को भी उन्होंने मारा था। ये होते थे 3-4 साल की उम्र में छोटे से बच्चे मुसलमानों के ग़ुलाम आके बन जाते थे, और बड़ी वफ़ादारी करते थे। 25-30 साल के हो जाते थे, तो जब 3 साल की उम्र में उन्होंने किसी को पाला, वो 25 साल का हो गया, तो समझते थे हमारा वफ़ादार रहेगा। उनको नहीं पता होता था कि उनका ताल्लुक़ करामतों से। और जब वो 25 या 26 साल के हो जाते, यानी है मौके के मुंतज़र होते, तो वो उस बादशाह को या किसी ख़ास उसके 10-20 और साथियों को या तो जहर दे के मार देते थे, या जहरीले खंजर से कत्ल कर देते थे, और ख़ुद अपने आप को भी फिर जहरीले खंजर से मार देते थे। ख़ुद का शमला आवर जो दुनिया में सबसे पहले स्टार्ट हुए थे। अब कुछ करामतियों को हायर भी किया गया मलिक अल साले को मारने के लिए, लेकिन ये साजिशें हमेशा वो बच्चा नाकाम बना देता था, और उसी बच्चे का नाम था अल मलिक अल ज़ाहिर रुकनुद्दीन पेपरस। ठीक है जी, या पाइपर्स भी जिसको कहते हैं। ये बच्चा बड़ा होता रहा, और शजरतुल मौला दौला और मलिक अल साले तो बिल्कुल उसको अपने बच्चे की तरह से पालते थे। उन्हीं दिनों पता चला एक सलीबियों ने बहुत बड़ी फ़ौज भेजी, और 7वीं सलीबी वॉर शुरू हो गई है, और इस बार वो तोपखाना लेकर आए। ज़ाहिर पेपरस ने मलिक अल साले को कहा, फ़िक्र मत करें, मुझे बस कमांड सौंप दें, मैं अब इनको ख़त्म करके आऊँगा। लेकिन यहाँ तो कुछ और खेल चल रहा था। मलिक अल साले के अपने सलार बहुत सारे बिके हुए थे, और वो मलिक अल साले को मार के सल्तनत पे कब्ज़ा करना चाह रहे थे। और ये पूरा का पूरा प्लान ये कर चुके थे। हुआ ये कि जब ज़ाहिर पेपरस मुकाबला करने गया सलीबियों की, फ़्रांस का किंग लुई खुद आया था, और सैकड़ों तोपें लाए थे, और उनका ख्याल ये था कि मुसलमानों को उनका तोपखाना तबाह कर देगा। लेकिन जहाँ तोपखाने होते थे, वहाँ बहुत सारे सिपाही भी होते थे, सलीबी नाइट्स, बड़े ख़तरनाक भागते उन तोपों की हिफाजत के लिए। लेकिन पता चला हर जगह एक स्यापोश मुसलमान आता है, और उन सारे सलीबियों को मार के अकेला वो सारे तोपे तबाह कर देता। सलीबी बड़े हैरान थे कौन है, और पता चला कि ये एक ही आदमी है, क्योंकि हर जगह 10-10 मिनट के वक्फे से पहुंचता था। और फिर जब 7वीं सलीबी वॉर शुरू हुई, तो सलीबियों का हसल हथियार तोप तो ख़त्म हो चुका था। ये वजह मुसलमानों ने उनको इबरतनाक शिकस्त दी, और उनका बादशाह लुई ज़ाहिर पेपरस का ग़ुलाम बन गया। ज़ाहिर पेपरस के खैमे में उसने वही सिया लिबास देखा जिससे वो समझ लिया कि वो सियापोश ज़ाहिर पेपरस ही थी। अब पेपरस जब महल वापस पहुंचा, तो वहाँ साजिश हो चुकी थी। साजिश ये हुई थी कि उन्हीं करामतियों ने मलिक अल साले को मार दिया था। पेपरस बहुत रोया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मलिक अल साले के जवान बेटे तौरान शाह को बादशाह बना दिया गया। तौरान शाह अपने बाप के बिल्कुल बरक्स था, अपनी माँ की भी बेइज्जती करता था, और आखिरकार वो भी दरबारियों की साजिशों का शिकार हो गया। अब ये था कि कोई मर्द तो बचा ही नहीं था अयूबी ख़ानदान का, सिर ले दे कर के मलका शजरतुल दौला थी। तो दरबारियों ने ये तजवीज़ की कि भाई किसी सलार से, जो सबसे सीनियर सलार है सैफुद्दीन, उससे शादी करा दीजिए। और किसी और जूनियर को उसका असिस्टेंट बना दिया जाए। तो मलका तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन पेपरस को चूँकि वो बच्चों की तरह समझती थी, पेपरस को फ़ौजियों ने कहा कि तुम रिक्वेस्ट करो, वो मान गई,
और सैफुद्दीन से मलका शजरतुद्दौला की शादी हो गई, वो मलका बन गई, सैफुद्दीन बादशाह बन गया। लेकिन जनाब यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। मुसलमानों का जो दूसरा सीनियर सलार था, देखिए पिपरस बड़ा कामयाब था लेकिन एज में बहुत यंग था, इसलिए उसका नंबर जो सीनियरिटी में था वो 3rd पे था। सैफ जो था वो बादशाह बन गया था शजरतुद्दौला से शादी के बाद, और मुसलमानों का नंबर 1 सलार अब कौन बन गया था? कुतुस, और पिपरस अब 2 पे आ गया था। लेकिन कुतुस तो बड़ा साजिशी था, और जो पहला बादशाह था, यानी जो बादशाह बन गया था सैफ, उसकी बीवी, पुरानी बीवी फरा और कुतुस मिले हुए थे। उन्होंने पिपरस को फिर एक मुहिम पे भेज दिया और प्लान किया कि इसी दौरान आप सैफुद्दीन को भी मार देंगे और मलका शजरतुद्दौला को, और ख़ुद बादशाह और मलका बन देंगे। और यही हुआ। सैफुद्दीन को तो फ़ौरन मार दिया गया और मलका को 20 सिपाहियों ने खेल लिया। मलका बड़ी बहादुर थी, अकेले 20 सिपाहियों से लड़ी, लेकिन कब तक? आखिरकार मलका के जिस्म के भी टुकड़े कर दिए गए। ये सारी निगरानी फरा कर रही थी कुतुस के साथ प्लान करने वाली सैफुद्दीन की पहली बीवी। उसी को पता चला, महल में एक साया दाखिल हुआ और एक एक करके फरा के सारे सिपाहियों को मारने लगा, और आखिर में फरा को भी मार दिया। और फिर मलका की लाश के टुकड़े देख के भाग रोया कि मलका माफ़ कर दे, मुझे देर हो गई याद है। फिर मलका के सारे लाश के टुकड़े उसने एक जगह इकट्ठे किए और अपने साबिक मालिक मलिक अल साले की लाश के करीब दफना दिया। उसके जहन में बहुत शदीद नफ़रत उठ गई थी और उसने सोचा था कि अब बदला लूँगा सैफ और मलका शजरतुद्दौला की मौत का कुतुस से। लेकिन अगर वो 100 बगावत कर देता तो मुसलमान डिवाइड हो जाते, क्योंकि उस वक्त हलाको खान इजिप्ट पे हमला करने वाला था। चुनांचे उस वक्त कुतुस से लड़ना उसने मुनासिब ना समझा और हलाको खान से मुकाबले की तैयारी करने लगा। मुसलमान इतने खौफज़दा हो गए थे उस वक्त कि हलाको खान से मुकाबला तो एक तरफ, हलाको खान के 4 सफ़ीर जब महल आते हैं तो सारे मुसलमान खौफज़दा हो जाते हैं। लेकिन ज़ाहिर पेपरस तो जीनियस था। ज़ाहिर पेपरस को मेकअप का भी माहिर था। वो ये करता है कि एक सलीबी का मेकअप करके जाता है, और जहाँ मंगोल मौजूद होते हैं सीरिया में, एन जालूत का मुकाम होता है, तो देखता है बहुत सारे सलीबी फ़ौजी भी उनकी मदद के लिए आए हैं। ये सलीबी फ़ौजी के मेकअप में 4 मंगोल मार देता है, फिर मंगोल के मेकअप में 4 सलीबी मार देता है। तो मंगोल और सलीबी जो मिलके मुसलमानों को मारने आए थे वो आपस में लड़ जाते हैं। और ये देखता है कि सलीबियों का ना बड़ा एक टेक्निक होती है, ये अपनी फ़ौज का फ्रंट कमज़ोर रखते हैं और फिर पीछे हटते हटते दुश्मन को चारों तरफ से घेर के मार देते हैं। ये इनकी यही चाल सीखता है और वापस अपनी फ़ौज में आ जाता है। सलीबियों को तो मंगोल मार देते हैं, लेकिन ज़ाहिर पेपरस उन पर हमला कर देते हैं। मंगोल समझते हैं कि ज़ाहिर पेपरस हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा, हलाको खान खुद जंग के लिए नहीं आया था, अपने सलार कितोगा को भेजा था। कितोगा की फ़ौजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन ज़ाहिर पेपरस पीछे हटता रहता है और वही मंगोली वाली चाल उलट के उनको चारों तरफ से घेर के मार देता है। ये पहली फतह थी जो मुसलमानों को मिली थी, और वरना तो लग रहा था अब सारी दुनिया से मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, मगर ज़ाहिर पेपरस ने मंगोलों की ही फ़ौज को मार दिया। सारी फ़ौज मार दी और जो सिपाही बचे उनका सर गंजा किया, मुँह पे कालक मरी, उनको गधों पे बैठाया, हाथों में चूड़ियाँ और पाँव में घुंघरू बांध के दुनिया के हर मुल्क में 10-10 मंगोल भिजवाए, ताकि दुनिया को पता चले कि दुनिया जिनसे डर रही थी उसका क्या अंजाम हुआ। पूरी दुनिया में ज़ाहिर पेपरस जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आपको पता है मुसलमानों में गद्दार बहुत होते। कुतुस का जलन के मारे बुरा हाल था। जैसे ज़ाहिर पेपरस महल में दाखिल हुआ, वो पेपरस को चीखने लगा, तू क्या समझता है, तू कामयाब हुआ है? अरे मेरे जैसे अजीम बादशाह की वजह से तू मामूली सिपाही जीत गया। पेपरस तो बड़ा जीनियस था, कहता अरे बिल्कुल जनाब, मैं तो मामूली सिपाही हूँ, असल तो सब कुछ आप हैं। लेकिन पेपरस भाव गया था कि अब ये मेरे खिलाफ साजिश करेगा। पेपरस का नंबर 2 था कलावन, लेकिन जानबूझ के दुनिया की नज़रों में पेपरस ने उसको अपना दुश्मन बनाया हुआ था, मशहूर किया हुआ था। पेपरस ने कलावन को आँख मारी, कलावन समझ गया कि क्या करना है। कलावन गया कुतुस के पास, देखा ना ये पेपरस तो बहुत पॉपुलर हो गया, क्यों ना इसको मरवा दिया जाए। कुतुस ने कहा मैं तो खुद यही सोच रहा हूँ, आज से ठीक 3 दिन के बाद मैं मरवा दूँगा। उसी वक्त पर्दे के पीछे से पेपरस निकला और कहा कि तू 3 दिन बाद मरवाएगा, मैं तेरी अभी गर्दन काटा हूँ, आज तुझसे मलका का भी बदला लूँगा। और उसका सर काट के मलका की खबर के बराबर में रख दिया कि मलका मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। अब पेपरस जो मुसलमानों का बादशाह बना तो मंगोल भी डर गए, सलीबी भी डर गए। लेकिन फिर भी हलाको खान ने पूरी अपनी 20 लाख फौज इकट्ठी की और मुसलमानों पर हमले के लिए रवाना हो गया। वो कहाँ गया हुआ था? मंगोलिया से तवील सफ़र करके आ रहा था कि उसी वक्त हलाको खान का अपना भाई बरकताई खान मुसलमान हो गया
और पिपरस ने उसको बोला कि भाई इससे कबल के हम पे हमला करे, तुम इस पर हमला कर दो, और अपने दोस्त परकताई की मदद के लिए भी गया। अब पिपरस ने मस्खरे मुसाफिर का रूप धारण किया था, और ये जाकर के हलाको खान के दरबार में जाके कॉमेडी करता था, और अपने नंबर 2 कलावन को अपनी जगह पिपरस बना दिया, उसके चेहरे पे पिपरस का मेकअप कर दिया कि दुनिया समझे पिपरस काहिरा में है। और जो हलाको खान जंगी चालें चलता, वो सारी इतलात पिपरस बरकताई खान को दे देते। सारी जंगी चालें आखिरकार हलाको की नाकाम हो गई। हलाकू एक मुसलमान पे भरोसा करता था, इब्न तूसी, और यही सबसे बड़ा पत्थर था। इसे ना हलाको खान को कह के बगदाद पे हमला करवाया था, मुसलमान हो के भी। तो पिपरस ने अब उससे भी बदला लेने की ठानी। हलाको खान ने कहा कि अब बस एक ही हल है, मैं अपने उस्ताद इब्न तूसी के पास जाऊँगा, कोरा करा की पहाड़ियों पे हिमालय, उनसे मशवरा करूँगा, ये तो हम हर जंग हार रहे हैं। पिपरस वहाँ से तो रवाना हो गया, लेकिन एक ख़त हलाको खान के तकिए के नीचे छोड़ गया। उस ख़त में था, तेरा बाप हलाकू तेरा बाप पिपरस तुझसे मुखातिब है। तुझे तू सोच रहा होगा ना तेरी हर जंगी चाल कैसे पता चल जाती थी तेरे भाई बरकताई खान को, वो मैं बताता था। सबूत के तौर पे देख, तेरे तकिए के नीचे ना सिर्फ मेरी ख़त मौजूद है बल्कि एक अंगूठी भी है। सोच, जो तेरे तकिए के नीचे ख़त और अंगूठी रख सकता है वो तेरी गर्दन भी काट सकता है। सारी दुनिया को पता है मैं मेकअप का माहिर हो सकता है अभी भी तेरे किसी बॉडीगार्ड के मेकअप में हूँ और तेरी गर्दन काट दूँ। हलाकू के मुंह से चीख निकलती है, बॉडीगार्ड को कहता है करीब नहीं आना कोई मेरे। फिर कहता हो सकता है मैं तेरे बोर्ची के मेकअप में हूँ, जो खाना तू खा रहा है इसमें जहर मिला दियो। हलाकू खान खाना भी फेंक देता है। कहता है अब तू सोच कि तू क्या करेगा। वो कहता है यार ये क्या मुसीबत आ गई। कहता है एक ही हल है, मैं अपने उस्ताद के पास जाऊँ इब्न तूसी, और उनसे मदद की दरख्वास्त करूँ। हलाकू खान कोरा करम रवाना हो जाता है। पिपरस को तो पहले ही प्लान पता था। ये जाता है इब्न तूसी के पास हलाकू खान के मेकअप में। कहता है उस्ताद मोहतरम, वो कहता है अरे तुम आ गए। कहता है बस मैं चाहता हूँ सारी दुनिया के मुसलमान बादशाहों को मार दो और फिर मैं मुसलमानों का बादशाह बन जाऊँ। मैंने इसलिए खलीफा बगदाद को भी मरवाया था क्योंकि मैं खुद बनना चाह रहा हूँ। पिपरस अचानक अपनी आवाज़ में बोलता है, कहता है मैं सोच भी नहीं सकता था कोई मुसलमान इतना घटिया हो सकता है, पर अब अंदाज़ हो गया। तो कौन हो तुम? जब वो अपना चेहरे से मोम के टुकड़े हटाता है, इब्न तूसी की चीख निकल जाती है। वो इब्न तूसी को मार के अब इब्न तूसी का मेकअप करके बैठ जाता है इब्न तूसी की फैमिली में। इतने में बड़ी मुश्किल से हलाको खान वहाँ तक पहुँचता अपनी 20 लाख फौज के साथ। काफ़ी तो मारी जा चुकी थी। और कहता उस्ताद मोहतरम, कहता मुझे पता है कि तू पिपरस की वजह से आया है ना, और पिपरस ने तेरे तकिए के नीचे अपनी अंगूठी भी छोड़ी थी, ख़त भी। कहता है अरे मेरा उस्ताद कितना अजीम है, हर बात पता है मेरे उस्ताद को। कहता है बहुत बड़ी आफत है। कहता है उस्ताद मैंने ख्वाब देखा कि एक तारा उभरा और टूट गया, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? कहते हैं इसका मतलब है कि तू मरने वाला है। कहता नहीं उस्ताद मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो कहता है सिर्फ एक सूरत में बच सकता है कि तो अपनी 20 लाख फ़ौज को ना कशरपरम 5 पे खड़ा कर दे, मैं और तू कशरपरम 4 से देखते रहेंगे। 24 घंटे तक अगर तेरी फ़ौज जो है ना कशरपरम 5 पे खड़ी रही तो पिपरस खुद ब खुद मर जाएगा और फिर तू जो चाहे कर सकता है। कहता अरे उस्ताद मौसम, ये तो बड़ी अच्छी तरकीब बताई आपने। अच्छा तोहम परस्त तो था, जादू टोने पे यकीन रखता था। अपनी 20 लाख की 20 लाख फ़ौज को कशरपरम 5 पे खड़ा होने का हुक्म दे दिया, और ख़ुद जो है जिसे इब्न तूसी समझ रहा था जो था पिपरस, उसके साथ कशरपरम 4 पे खड़ा हो गया। अब सारी चीज़ तो पिपरस ने प्लान की हुई थी। इतनी ख़तरनाक बर्फ़ानी चोटी, 20 लाख लोग घोड़े समेत खड़े हो गए। अचानक चोटी हिलना शुरू हुई और धड़ाम से पूरी चोटी 20 लाख फौजियों के साथ गिर गई। हलाकू खान के मुँह से चीख निकली, उस्ताद मोहतरम ये क्या हो गया? ये तो मेरी 20 लाख की 20 लाख फौज मर गई, अब तो मेरा कोई फौजी नहीं पता। तो अचानक उस्ताद कहते हैं हाँ अब तो तू भी तो मरने वाला है ना, तू भी जो अपने फौजियों के बस तू अकेला जिंदा रहेगा करेगा। उस्ताद ये कैसी बातें कर रहे हैं? पिपरस उसी वक्त मोम के टुकड़े हटा देता है, कहता है मैं हूँ तेरा बाप पिपरस। हलाको खान के मुँह से चीख निकलती है और उसको हार्ट फेल हो जाता है, उसी वक्त मर जाता है। और इस तरह पिपरस ने मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन का अंजाम क्या किया, सलीबियों के साथ क्या किया था, ये इंशाल्लाह अगली एपिसोड में बताएंगे आपको, पार्ट 2